पाला क्वेश्चन कह रहा है कि सोन नदी का उत्पत्ति स्थल अमरकंटक कहाँ पर स्थित है। तो अगर हम लोग अमरकंटक की बात करें तो अमरकंटक जो है ये मध्य प्रदेश में जो मैकाल पर्वत श्रेणी है उसी मैकाल पर्वत श्रेणी में अमरकंटक एक चोटी है। इसीलिए जो ऑप्शन ए में दिया है मैकाल पर्वत ये बिल्कुल सही होगा। अगर आपसे पूछ ले कि जो अमरकंटक है ये भारत के किस राज्य में पड़ता है, तो जो अमरकंटक है ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। और अगर आपसे पूछ ले कि मध्य प्रदेश का कौन सा जिला है जहाँ पर कि अमरकंटक पड़ता है, तो मध्य प्रदेश का एक जिला है अनूपपुर जिला। और इसी अनूपपुर जिले में अमरकंटक पर्वत श्रेणी पड़ती है, जहाँ से कि सोन नदी का उद्गम स्थल होता है। अगर आप मैप में देखें अमरकंटक को, तो अमरकंटक आपका कुछ यहाँ पर पड़ता है मध्य प्रदेश में। और ये जो अमरकंटक की चोटी है, यहाँ से दो नदियाँ निकलती हैं। एक नदी निकलती है, उसका नाम है नर्मदा नदी। का नाम है नर्मदा नदी। और ये नर्मदा नदी है जो है पश्चिम की तरफ बहते हुए जा करके गुजरात होते हुए जा करके बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। और दूसरी नदी है सोन नदी, यहाँ से निकलती है और सोन नदी उत्तर की तरफ बहती है। उत्तर की तरफ ये मध्य प्रदेश में बहती है, मध्य प्रदेश में इसके बाद फिर ये उत्तर प्रदेश में बहती है और फिर ये बिहार में जाती है। और बिहार की राजधानी पटना में पहुंच करके ये गंगा में विलीन हो जाती है, अर्थात ये जा करके गंगा में मिल जाती है। इसका नाम है सोन नदी। और सोन नदी की अगर हम लोग बात करें तो जो सोन नदी है इसकी लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई जो है वो 784 किलोमीटर है। कितनी है? 784 किलोमीटर है। और दक्षिण की तरफ से आकर के गंगा में मिलने वाली सबसे बड़ी नदी है ये सोन नदी। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गंगा नदी के तट पर स्थित शहर कौन सा है। तो ये जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से गंगा नदी पर कौन स्थित शहर है, तो इनमें से जो प्रयागराज दिया है, ये जो इलाहाबाद है, ये गंगा नदी के तट पर स्थित है। इसीलिए जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन बी में देखिए यहाँ पर दिया है कोलकाता। जो कोलकाता है ये किस नदी पर स्थित है? जो कोलकाता है ये हुगली नदी पर स्थित है। कौन सी नदी है? तो ये है हुगली नदी, जिसके किनारे की कोलकाता स्थित है। अगर आप मैप में देखें तो प्रयागराज आपको यहाँ पर पड़ेगा। ये है गंगा नदी, जो कि यहाँ उत्तराखंड से निकलती है गंगोत्री से, और ये जा करके बंगाल की खाड़ी में, ये जो है जा करके बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। और यहाँ पर पड़ता है प्रयागराज। ये देख रहे हैं ये प्रयागराज है, जहाँ पर कि जहाँ पर कि यमुना आ करके गंगा से मिलती है। ये जो यमुना नदी है ये गंगा के पैरेलल ही आती है और ये आ करके प्रयागराज में इलाहाबाद से मिल जाती है। तो कुछ शहर महत्वपूर्ण है जिसे कि आपको ध्यान में रखना चाहिए एग्जाम की दृष्टि से। आपसे पूछेगा कि वाराणसी किस शहर के किस नदी के किनारे है, तो बनारसी जो है ये भी किस नदी के किनारे पड़ता है, तो ये जो है वो गंगा नदी के किनारे पड़ता है। आपसे पूछेगा कि पटना, पटना जो है बिहार की राजधानी पटना है, ये किस नदी के किनारे पड़ता है, तो ये भी गंगा नदी के किनारे पड़ता है। आपसे पूछेगा कि कानपुर, कानपुर कौन सी नदी के किनारे पड़ता है, तो ये भी गंगा नदी के किनारे पड़ता है। आपसे पूछेगा कि देश की राजधानी जो नई दिल्ली है वो कौन सी नदी के किनारे पड़ता है, तो ये पड़ता है यमुना नदी के किनारे। कौन सी है नदी? तो ये है यमुना नदी। इसको आप ध्यान में रखिएगा। आपसे पूछेगा कि आगरा जो शहर है वो कौन सी नदी के किनारे पड़ता है, तो जो आगरा शहर है ये भी यमुना नदी के किनारे पड़ता है। अच्छा, एक और क्वेश्चन आप ध्यान रखिएगा कि जो अयोध्या शहर है वो कौन से नदी के किनारे पड़ता है, तो जो अयोध्या शहर है वो कुछ यहाँ पर पड़ता है। और ये जो है वो सरयू नदी के किनारे पर पड़ता है। कौन सी नदी है? ये है सरयू नदी, जिसके किनारे अयोध्या स्थित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी नदी भारत और नेपाल के बीच में सीमा बनाती है। तो कौन सी नदी है जो कि भारत और नेपाल के बीच में सीमा रेखा का काम करती है, तो ये है काली नदी या काली गंगा कहिए। ये जो नदी है ये भारत और नेपाल के बीच में सीमा बनाती है। इसलिए जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही होगा। अगर आपको मैप में दिखाऊं काली नदी, तो यहाँ पर काली नदी, यहाँ पर उत्तराखंड का पिथौरागढ़ है और यहीं से निकलती है काली नदी और ये ऐसे बहते हुए उत्तर प्रदेश में आती है। और उत्तर प्रदेश में आकर के यहाँ पर ये जो है वो गंगा में जा करके मिल जाती है। और ये जो काली नदी है ये नेपाल और उत्तराखंड, मतलब कि नेपाल और भारत के बीच में सीमा रेखा का काम करता है। अच्छा, ये जो काली नदी है ये कब भारत और नेपाल के बीच सीमा रेखा बन तय हुआ था, तो ये हुआ था 1916 ईस्वी में। 1916 ईस्वी में हमारे यहाँ पर अंग्रेजों का शासन था। तो अंग्रेजों ने ही नेपाल के साथ में समझौता किया था, सुगौली का समझौता। बिहार का जो सुगौली है वहीं पर अंग्रेजों, सुगौली जो है बिहार का जो सुगौली है वहीं पर अंग्रेजों और नेपालियों के बीच में समझौता हुआ था।
कि जो काली नदी है वो भारत और नेपाल के बीच में सीमा रेखा होगी। अच्छा, एक बात और ध्यान रखिएगा कि ये जो काली नदी है इसके कई सारे नाम हैं, जिससे कि एग्ज़ाम में जो है वो नाम बदल-बदल करके भी पूछ लिया जाता है, तो इसके नाम भी आप ध्यान रखिएगा। ये जो काली नदी है इसको शारदा नदी के भी नाम से जाना जाता है। ये जो काली है इसे महाकाली नदी भी कहा जाता है। महाकाली नदी भी इसको कहा जाता है। इसके अलावा इसको जो है वो काली गंगा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसको जो है वो काली गंगा भी कहा जाता है। तो ये सारे नाम भी आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि एग्ज़ामिनर जो है वो कोई भी नाम दे करके क्वेश्चन पूछ लेता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चांप झील या अक्सबो झील कहाँ पर पाई जाती है? अर्थात जो चांप झील होती है, जिसे कि गोखुर झील भी कहा जाता है, ये किन क्षेत्रों में निर्माण होती हैं? तो जो चांप झील होती हैं, वो नदी घाटियों में इनका निर्माण होता है। इसीलिए जो ऑप्शन बी है, ये बिल्कुल सही होगा। अगर हम बात करें ऑक्सबो झील की कि ऑक्सबो झील या चांप झील का निर्माण कैसे होता है, तो नदियाँ जो होती हैं, वो पर्वतीय क्षेत्रों से निकल कर के आती हैं। जब वो पर्वतीय क्षेत्रों से निकल कर के आती हैं, तो उनकी स्पीड जो है, वो बहुत ही ज़्यादा होती है। लेकिन जब वो मैदानी क्षेत्रों में पहुँचती हैं, तो इनकी स्पीड कम हो जाती है, जिसकी वजह से ये मैदानी क्षेत्रों में फिर विसर्पों का निर्माण करती हैं। मतलब कि जो नदियाँ हैं, वो ऐसे घूम-घूम करके ऐसे जाने लगती हैं। लेकिन बरसात के मौसम में ज़्यादा पानी आता है नदियों में, जिसकी वजह से क्या होता है कि स्पीड ज़्यादा होने की वजह से नदी जो है, वो अपना रास्ता बदल देती है। जब रास्ता बदल देती है, तो ये जो कॉर्नर वाला जो क्षेत्र होता है, इसमें पानी का जल भराव होता है और ये इधर से बाँध बन जाता है, जिसकी वजह से ये झील-नुमा ये एक संरचना तैयार हो जाती है और इसी झील को जो है वो चाँप झील कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसी को जो है वो चाँप झील या गोखुर झील या ऑक्सबो झील के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बालतोरो हिमनद या बालतोरो ग्लेशियर कहाँ पर अवस्थित है? तो जो बालतोरो हिमनद है, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये जो है वो काराकोरम रेंज में स्थित है। इसीलिए जो ऑप्शन सी है, ये बिल्कुल सही होगा। अगर हम लोग बात करें काराकोरम श्रेणी की, तो यहाँ पर ये देख रहे हैं जो सबसे ऊपर वाली आपको जो श्रेणी दिख रही है, यही श्रेणी काराकोरम श्रेणी है। कौन-सी है? तो यही जो है वो काराकोरम श्रेणी है और इसी श्रेणी में यहाँ पर ऊपर के साइड आप देखेंगे तो यहाँ पर बालतोरो हिमनद स्थित है। कौन-सा है? ये जो है वो बालतोरो हिमनद यहाँ पर स्थित है। और ये जो बालतोरो हिमनद है, ये बहुत ही बड़ा हिमनद है। अगर यूँ कहें तो ध्रुवों के बाद कहीं पर सबसे ज़्यादा बर्फ़ है, तो वो है बालतोरो हिमनद में। इसकी लंबाई लगभग 63 किलोमीटर है। कितनी है? इसकी लंबाई जो है वो 63 किलोमीटर है, जो कि विश्व में सबसे बड़ा कह सकें तो ये विश्व में सबसे बड़ा जो है ग्लेशियर है। बेसिकली ग्लेशियर होता क्या है? तो अच्छे से पता है कि पर्वतों के ऊपर क्या होता है कि टेम्परेचर कम हो जाता है, तो यहाँ पर बर्फ का जमाव हो जाता है और यही बर्फ का जमाव बहुत ही ज़्यादा क्षेत्र में हो जाता है, तो उसी को जो है वो ग्लेशियर कहा जाता है और उसी तरीके का एक ग्लेशियर जो है वो बालतोरो ग्लेशियर है, जो कि काराकोरम रेंज पर स्थित है। एक बात आप ध्यान रखिएगा कि भारत की जो सबसे ऊँची पर्वत चोटी केटू है वो यहीं पर इसी काराकोरम रेंज में स्थित है। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कारगिल किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो अगर हम लोग कारगिल की बात करें तो जो कारगिल है, ये हमारा जो यूटी लद्दाख है उसमें पड़ता है और ये एक छोटा-सा कस्बा है, जो कि सुरु नदी के किनारे पर स्थित है। कौन-सी नदी है? सुरु नदी के किनारे पर है। इसीलिए जो ऑप्शन ए है, ये बिल्कुल सही होगा। अगर हम लोग बात सुरु नदी की करें तो जो सुरु नदी है, ये किस नदी की सहायक नदी है? तो जो सुरु नदी है, वो सिंधु नदी की सहायक है। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा और ये कहाँ पर बहती है? ये जो है वो भारत का जो लद्दाख वाला क्षेत्र है, यहाँ पर सुरु नदी बहती है, जिसके किनारे कारगिल शहर स्थित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? तो शांत घाटी या साइलेंट वैली की हम लोग बात करें तो ये भारत के केरल राज्य में स्थित है। इसीलिए जो ऑप्शन सी है, ये बिल्कुल सही होगा। अगर हम लोग शांत घाटी की बात करें तो जो शांत घाटी है, ये भारत का एक राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि भारत के केरल राज्य में पड़ता है। अगर आपसे पूछ ले कि जो शांत घाटी है वो भारत के केरल राज्य के किस जिले में पड़ता है, तो ये जिला है पलक्कड़ जिला। कौन सा है? पलक्कड़ जिला है, जहाँ पर कि शांत घाटी स्थित है। आपसे ये पूछ सकता है कि जो शांत घाटी है ये किस पर्वत श्रेणी पर पड़ता है? इसको भी आप ध्यान रखिएगा कि जो शांत घाटी है वो नीलगिरी पर्वत पर पड़ता है। कहाँ पर? तो जो नीलगिरी पर्वत है, जो नीलगिरी
पर्वत है वहाँ पर पड़ता है शांत घाटी। और ये जो नीलगिरी पर्वत है इसके भी बारे में आप ध्यान रखिएगा कि जो नीलगिरी पर्वत है ये पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जो दोनों घाट हैं हमारे, इन दोनों घाटों का मिलान बिंदु है ये नीलगिरी पर्वत, जहाँ पर कि शांत घाटी स्थित है। एक क्वेश्चन और आप ध्यान रखिएगा कि आपसे पूछ लिया जाता है कि जो शांत घाटी है, जो साइलेंट वैली है, यहाँ पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो है वो सदाबहार वन पाए जाते हैं। किस प्रकार के? तो यहाँ पर जो है वो सदाबहार वन पाए जाते हैं, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस नदी के किनारे को पश्चिम बंगाल सरकार टी पार्क के रूप में विकसित करने की योजना बना रही है? तो जो पश्चिम बंगाल सरकार है, वो हुगली नदी के किनारे को जो है वो टी पार्क के रूप में विकसित करने की योजना बना रही है। इसीलिए जो ऑप्शन ए है, ये बिल्कुल सही होगा। अच्छा, अगर आपसे पूछ ले कि टी पार्क की योजना किस शहर के नज़दीक में पड़ता है? तो टी पार्क जो योजना है, ये कोलकाता शहर के नज़दीक में पड़ता है। जो कोलकाता बंदरगाह है, उसी के नज़दीक में टी पार्क बनाने की योजना जो है वो पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा लगाई जा रही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चिनाब नदी अंततः सिंधु नदी में कहाँ पर जाकर के मिलती है? तो जो चिनाब नदी है, ये सिंधु नदी में पाकिस्तान का जो मिठानकोट शहर है, वहाँ पर जाकर के सिंधु नदी में मिल जाती है। इसीलिए जो ऑप्शन ए है हमारा, ये बिल्कुल सही होगा। अगर मैप में आप देखें चिनाब नदी को, तो यहाँ पर ये वाला जो आप मैप देख रहे हैं, ये वाला जो राज्य है, ये है हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश में यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर बड़ा लाचा दर्रा है। और इसी बड़ा लच्चा दर्रे के दोनों तरफ से 2 जलधाराएँ निकलती हैं। एक जो जलधारा है इसका नाम है चंद्र, और दूसरी जो जलधारा है इसका नाम है भागा। और यही दोनों जलधाराएँ जब आगे बढ़ती हैं तो एक साथ मिल जाती हैं, और इनको मिलने के बाद इसी नदी को जो नाम है वो चिनाब नदी दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है? चिनाब नदी दिया जाता है। और ये जो चिनाब नदी है, ये जा करके पाकिस्तान में मिठानकोट में ये जा करके सिंधु नदी में मिल जाती है। और ये सिंधु नदी के साथ में जाकर के बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित नदियों में से सबसे बड़ा जलग्रह क्षेत्र किसका है? तो सबसे बड़ा जलग्रह क्षेत्र किसका है? ये जो 3 नदियाँ दी गई हैं, इनमें से ये जो पुन्नानी नदी दिया है, इसका जलग्रह क्षेत्र इन तीनों में सबसे ज़्यादा है। इसीलिए जो ऑप्शन बी है, ये बिल्कुल सही होगा। अगर हम लोग बात करें जलग्रह क्षेत्र का कि जलग्रह क्षेत्र आखिर में होता क्या है? तो जलग्रह क्षेत्र जो है वो किसी भी नदी का वो भाग होता है, किसी भी नदी के द्वारा जितना पानी ले जाकर के समुद्र में गिराया जाता है, उसी को जलग्रह क्षेत्र कहा जाता है। अगर किसी भी नदी का जलग्रह क्षेत्र मापना है तो कैसे मापा जाता है? तो सोचिए कि यहाँ पर जहाँ पर ये समुद्र में मिल रही है, यहाँ से आप बाँध बना दीजिए, और जहाँ से शुरू हो रही है यहाँ पर इस नदी को रोक दीजिए, और उसके बाद इसकी लंबाई और चौड़ाई को माप लीजिए, और लंबाई और चौड़ाई का आपस में गुणा कर दीजिए, तो वही जो है वो उस नदी का जलग्रह क्षेत्र होता है। और इस तरीके से देखें तो इनमें से जो पुन्नानी नदी है, इसका जलग्रह क्षेत्र सबसे ज़्यादा है। एक बात और आप ध्यान रखिएगा कि जो पुन्नानी नदी है, इसी को भरतपुझा के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? इसी को भरतपुझा के नाम से जाना जाता है। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कोसी मैदान की मध्य समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? तो जो कोसी नदी है उसके मैदान की समुद्र तल से ऊंचाई जो है वो लगभग 30 मीटर है। कितनी है? लगभग 30 मीटर है। इसीलिए जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही होगा। अगर हम लोग कोसी नदी की बात करें कि ये जो कोसी नदी बिहार में बहती है, ये निकलती कहाँ से है? तो ये निकलती है नेपाल हिमालय से। जो नेपाल हिमालय है वहां से निकल करके आती है, और ये बिहार में आकर के गंगा में मिल जाती है। और इसके द्वारा बिहार में बहुत बाढ़ की समस्या बनी रहती है। इसीलिए इस नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो इस नदी को जो है वो बिहार का शोक भी कहा जाता है। आपसे पूछ लेता है एग्जामिनर कि ये जो कोसी नदी है वो बिहार के कौन-कौन से जिलों में प्रवाहित होती है? तो ये बिहार के 3 जिलों में प्रवाहित होती है। कौन-कौन से जिले हैं? एक जिला है सुपौल, दूसरा जिला है पूर्णिया, और तीसरा जिला है कटिहार। कौन-सा? तीसरा जिला है कटिहार। इन 3 जिलों में ये कोसी नदी जो है वो प्रवाहित होती है। यहाँ पर कटिहार में आने के बाद, कटिहार में आकर के ये गंगा नदी में जो है वो विलीन हो जाती है। अर्थात जो कोसी नदी है ये गंगा की एक सहायक नदी है।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गंडक नदी का दूसरा नाम क्या है? तो जो गंडक नदी है, इसको नारायणी नदी के भी नाम से जाना जाता है, इसीलिए जो ऑप्शन बी है, सी है, ये बिल्कुल सही होगा। ये जो गंडक नदी है, ये निकलती कहाँ से है? तो गंडक नदी जो है, ये निकलती है तिब्बत से। कहाँ से? तिब्बत से निकलती है। और जब ये नेपाल वाले क्षेत्र में आती है, नेपाल वाले क्षेत्र में आती है, तो वहाँ पर इसको जो है वो नारायणी नदी के नाम से जाना जाता है। और फिर ये आकर के गंगा में विलीन हो जाती है। अर्थात गंडक नदी या नारायणी नदी जो है, ये एक गंगा की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्वर्णरेखा नदी निम्नलिखित में से किस गांव के पास से निकलती है? तो जो स्वर्णरेखा नदी है, ये जो है वो नगड़ी के पास से निकलती है। जो नगड़ी गांव है, यहाँ से निकलती है, इसीलिए जो ऑप्शन डी है, ये बिल्कुल सही होगा। अगर हम लोग स्वर्णरेखा नदी की बात करें कि जो स्वर्णरेखा नदी है, वो भारत के किस राज्य से निकलती है? तो भारत का जो झारखंड राज्य है, यहाँ से निकलती है स्वर्णरेखा नदी। झारखंड की राजधानी जो रांची है, इसी रांची के समीप में नगड़ी नामक एक गांव है। इसी नगड़ी गांव से जो है वो स्वर्णरेखा नदी निकलती है। अगर बात करें हम लोग स्वर्णरेखा नदी के सहायक नदियों की, जिससे कि एग्जाम में बार-बार आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, तो इसकी 3 प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। कौन-कौन सी हैं? तो एक सहायक नदी है इसकी राढ़ू नदी, दूसरी सहायक नदी है कांची नदी और तीसरी इसकी सहायक नदी है खरकई नदी। कौन-सी है? खरकई नदी। ये 3 इसकी सहायक नदियाँ हैं, राढ़ू, कांची और खरकई। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जलप्रपात और नदी के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन-सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? अर्थात कौन-सा जोड़ा गलत सुमेलित है, वो हमें छाँटना है। तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए में दिया है जोग जलप्रपात और ये कह रहा है कि शरावती नदी पर स्थित है। क्या यह सही बात है? तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो जोग जलप्रपात है, ये कर्नाटक का जो शिमोगा जिला है, यहाँ पर शरावती नदी पर स्थित है। मतलब कि जो ऑप्शन ए में दिया है, ये तो बिल्कुल सही सुमेलित है। ऑप्शन बी को देखिए, इसमें दिया है कपिल धारा जलप्रपात। जो कपिल धारा जलप्रपात है, क्या ये कावेरी नदी पर स्थित है? तो नहीं, ये गलत दिया हुआ है, क्योंकि जो कपिल धारा जलप्रपात है, ये कावेरी नदी पर नहीं, बल्कि ये जो है वो नर्मदा नदी पर स्थित है। कहाँ पर? नर्मदा नदी पर स्थित है। और किस राज्य में? तो ये जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। मतलब कि जो बी में दिया हुआ है, ये सही मिलान नहीं दिया हुआ है, गलत दिया हुआ है। ऑप्शन सी को देखिए, यहाँ पर दिया है धुआंधार जलप्रपात और ये जो धुआंधार जलप्रपात है, ये क्या गोदावरी नदी पर स्थित है? तो ये भी गलत है, क्योंकि धुआंधार जो जलप्रपात है, ये नर्मदा नदी पर स्थित है। कौन-सी नदी पर? नर्मदा नदी पर, ना कि गोदावरी नदी पर। मतलब कि जो ऑप्शन सी में दिया है, ये भी गलत दिया हुआ है। और ये पूछ रहा है कौन-सा सही सुमेलित नहीं है? तो बी और सी दोनों के दोनों सही सुमेलित नहीं हैं। इसीलिए उपर्युक्त में से एक से अधिक वाला जो ऑप्शन डी है हमारा, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लिखापानी हिमनद भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो लिखापानी हिमनद की अगर हम लोग बात करें, तो भारत का जो सबसे पूर्वी राज्य है अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर लिखापानी हिमनद स्थित है। इसीलिए जो ऑप्शन ए है, ये बिल्कुल सही है। अगर हम लोग लिखा पानी की बात करें, तो लिखा पानी बेसिकली जो है वो भारत और म्यांमार दोनों के बीच में स्थित है। जो भारत का अरुणाचल प्रदेश राज्य है और जो म्यांमार है, इन्हीं के बॉर्डर पर जो है वो लिखा पानी हिमनद स्थित है। इसीलिए ये दोनों देशों में, भारत और म्यांमार दोनों देश में स्थित है। और भारत तक में अगर राज्य की बात करें, तो भारत में ये अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदी ब्रह्मपुत्र से उत्तर दिशा से नहीं मिलती है? अर्थात कौन सी नदी है जो कि ब्रह्मपुत्र में उत्तर दिशा से आकर के नहीं मिलती है, ये पूछ रहा है। तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए में दिया है सुबनसिरी। सुबनसिरी जो है, ये तो उत्तर दिशा से ही आकर के ब्रह्मपुत्र में मिलती है, मतलब ये गलत दिया हुआ है। बी में देखिए, बी में दिया है बेलसिरी। बेलसिरी ये भी उत्तर दिशा से ही आकर के मिलती है ब्रह्मपुत्र में, मतलब कि ये भी गलत है। सी में देखिए, यहाँ पर दिया है मानस नदी, ये भी आकर के उत्तर से ही मिलती है। मतलब कि तीनों की तीनों उत्तर से ही मिलने वाली नदियां हैं, और ये पूछ रहा है कौन से उत्तर से नहीं मिलती हैं। मतलब कि उपर्युक्त में से कोई नहीं वाला जो ऑप्शन ई है हमारा, ये बिल्कुल सही होगा। अगर आप मैप से देखेंगे तो और अच्छी तरीके से पता चलेगा। ये है ब्रह्मपुत्रा नदी और ये निकलती कहाँ से है? तो ये निकलती है मानसरोवर झील से। मानसरोवर झील के पास में जो चेमा युंगडुंग ग्लेशियर है, वहां से निकलती है ये ब्रह्मपुत्रा नदी। और इसकी
ये जो है वो ब्रह्मपुत्रा नदी जब ये चीन में बहती है तो इसका नाम जो है वो सांगपो होता है। क्या होता है? इसका नाम जो है वो सांगपो रहता है। जब ये भारत में एंटर करती है, भारत में जब अरुणाचल प्रदेश में ये प्रवेश करती है तो यहाँ पर इसका नाम जो है वो दिहंग हो जाता है। किस नाम से? तो इसको जो है वो अरुणाचल प्रदेश में दिहंग के नाम से जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश के बाद फिर ये जब असम में आती है तो असम में इसको जो है वो ब्रह्मपुत्रा के नाम से जाना जाता है। उसके बाद ये जैसे आगे बढ़ कर के बांग्लादेश में जाती है तो बांग्लादेश में इसी ब्रह्मपुत्रा को जो है वो जमुना के नाम से जाना जाता है। अगर इसके सहायक नदियों की बात करें तो यहाँ पर देखिए ये है सुबनसिरी, जो कि आकर के उत्तर की तरफ से यहाँ पर ब्रह्मपुत्रा नदी में मिल रही है। यहाँ पर है कामेंग नदी, जो कामेंग है ये भी उत्तर से तरफ से आकर के मिल रही है। यहाँ पर है मानस, मानस भी आकर के उत्तर की तरफ से ही मिल रही है। इसके बाद रंगपो की बात करें, तीस्ता की बात करें या रंजीत की बात करें, ये भी आकर के उत्तर से ही इसमें मिलती हैं। इसके अलावा दक्षिण से मिलने वाली नदियों को यहाँ से देख लीजिए, यहाँ पर धनसिरी जो है ये दक्षिण से जाकर के मिलती है। इसके अलावा कोपिली जो है ये भी दक्षिण से जाकर के मिलती है। इसके अलावा दिहंग या बूढ़ी दिहंग जो है ये जाकर के दक्षिण से मिलती है। इसके अलावा लोहित नदी जो है ये भी दक्षिण से मिलती है। इसी लोहित नदी को खूनी नदी के भी नाम से जाना जाता है। और इसके अलावा दिबांग नदी जो है ये भी जाकर के दक्षिण से मिलती है। इन सारी नदियों को आप ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि क्या है? तो बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि क्या हो सकती है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से वन रोपण जो है ये सबसे उत्तम विधि है। इसीलिए जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही होगा। अच्छा, वन रोपण करके बाढ़ को कैसे रोका जा सकता है? तो आपको अच्छे से पता है कि नदियाँ जो है वो पहाड़ी क्षेत्रों से निकल कर के आती हैं। और जब पहाड़ी क्षेत्रों से ये निकल कर के आती हैं तो इनकी स्पीड जो है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। जिसकी वजह से ये अपने साथ मिट्टी को काटते हुए, खरुकते हुए गाद को लेकर के आती हैं। और ये क्या करती हैं, तो ये मैदानी इलाके में जब आती हैं तो इनकी स्पीड कम होती है। जब स्पीड कम होती है तो ये जो है वो यहाँ पर गाद को छोड़ देती हैं, जिसके कारण नदी में जो है वो यहाँ पर जमाव हो जाता है। इसकी वजह से पानी जो है वो आस-पास के क्षेत्रों में फैलने लगता है, जिसे कि बाढ़ कहा जाता है। लेकिन अगर आप सोचिए कि यहाँ पर इस नदी के किनारे-किनारे जो है वो यहाँ पर पेड़-पौधे लगा दिए जाएँ, यहाँ पर जो है वन का रोपण कर दिया जाए, जिससे क्या होगा कि पेड़-पौधे जो है वो मिट्टी को अच्छी तरीके से पकड़ लेंगे। जब पेड़-पौधे मिट्टी को पकड़ लेंगे तो यहाँ पर जो है वो मिट्टी का कटाव होगा नहीं। जब मिट्टी का कटाव होगा नहीं तो जब नदी आकर के यहाँ पर शांत होगी तो यहाँ पर निक्षेपण होगा नहीं। जब निक्षेपण होगा नहीं तो नदी का रास्ता बाधित होगा नहीं। जब नदी का रास्ता बाधित नहीं होगा तो ये जो है वो सीधे निकल जाएगी, बाढ़ की स्थिति नहीं बनेगी। इसीलिए जो वन रोपण है ये बाढ़ को रोकने की सबसे उचित विधि है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जल उपलब्धता के आधार पर भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो जल उपलब्धता के आधार पर भारत का विश्व में स्थान की बात करें तो ये है 133वां स्थान। कौन सा है? 133वां स्थान। इसलिए जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही होगा। विश्व संसाधन संस्थान जो है इसने कुल 164 देशों की रेटिंग निकाली है कि वहां पर एक साल में एक व्यक्ति को कितना पानी मिलता है। और इसके आधार पर भारत को जो रैंक मिली है वो मिली है 133वां। अगर बात करें हम लोग कि ये जो रैंकिंग निकाली गई है इसका आधार क्या है, तो ये रैंकिंग जो है वो इस तरीके से निकाली गई कि एक व्यक्ति को एक साल में किस देश में कितना पानी मिलता है। तो ये देखा गया तो विश्व में औसतन जो है वो 3000 क्यूबिक मीटर जो है वो एक व्यक्ति को पानी मिलता है। लेकिन ये आंकड़ा भारत के परिप्रेक्ष्य में जो है वो 1544 मीटर क्यूबिक ही है। अर्थात भारत में एक व्यक्ति को एक साल में 1544 क्यूबिक मीटर जो है वो पानी यूज़ करने को मिलता है। और इसके आधार पर भारत की रैंकिंग जो है वो 143 निकल कर के आई है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कहाँ पर अक्टूबर-नवंबर के महीने में भारी वर्षा होती है? तो अक्टूबर और नवंबर के महीने में हमारे देश में कहाँ पर भारी बरसात होती है? तो हमारे देश का जो पूर्वी तट है, जो पूर्वी तट का नीचे वाला भाग है, कोरोमंडल तट, यहाँ पर भारी बरसात होती है अक्टूबर-नवंबर के महीने में। इसलिए जो ऑप्शन बी है, ये बिल्कुल सही होगा। अच्छा, यहाँ पर भारी बरसात क्यों होती है? तो इसके पीछे कारण ये है कि अक्टूबर-नवंबर के महीने में मानसून जो है वो लौट रहा होता है। और जब ये लौट रहा होता है तो ये जो है वो बंगाल की खाड़ी से यहाँ पर जो है वो जलवाष्प को इकट्ठा कर लेता है। और लौटता हुआ मानसून जो है वो यहाँ पर कोरोमंडल वाले तट पर जो है आकर के भारी बरसात करते हुए वापस चला जाता है।
आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि अक्टूबर-नवंबर के महीने में किस राज्य में सबसे ज़्यादा बरसात होती है? तो इसको आप ध्यान रखिएगा कि जो कर्नाटक राज्य है, कर्नाटक नहीं तमिलनाडु सॉरी तमिलनाडु राज्य में जो तमिलनाडु है, जो तमिलनाडु राज्य है, वहाँ पर अक्टूबर-नवंबर के समय में सबसे ज़्यादा बरसात होती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शीत ऋतु में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा होने के पीछे कारण क्या है? तो तमिलनाडु वाले क्षेत्र में अक्टूबर-नवंबर के माह में बरसात क्यों होती है? क्योंकि उस समय मानसून जो है वो जो दक्षिण-पश्चिम मानसून है वो लौट रहा होता है और यही बंगाल की खाड़ी से ला करके इस क्षेत्र में बरसात कर देता है कोरोमंडल वाले तट पर। इसीलिए जो ऑप्शन ए है हमारा ये बिल्कुल सही होगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी के जो क्वेश्चंस बचे हुए हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएँगे। ये वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक भी करिएगा। बाकी की जो आने वाली वीडियोज़ हैं, उनका नोटिफ़िकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।